नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज बात करेंगे गैस पर हो रही सियासी कलेश पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होना शुरू हो चुका है। इसका असर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं दिखने लगा है। आहट सुनाई दे रही है। कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की आपूर्ति रोक दी गई। इससे आम जनता तो परेशान है ही, भयभीत भी है और चिंतित भी। सियासी माहौल भी इस बीच गर्मा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार पर सीधा निशाना बोला। अखिलेश ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से सवाल उठाया है कि गैस सिलेंडर पर सरकार के मुंह आखिर क्यों सिले हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत दरअसल अपने घरों से दूर रह रहे विद्यार्थियों, कामगारों, पेशेवर, नौकरी पेशा लोगों व श्रमिकों से लेकर मजदूरों के लिए सीधे तौर पर भोजन के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। क्लाउड किचन व फूड सप्लाई करने वाले स्टार्टअप, सप्लाई चेन, ट्रैवल तक के हालात बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इसकी आशंका अभी से जताई जा रही है। ऐसे में सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा क्या जनता भुगतने को तैयार है इस वक्त? अखिलेश ने कहा कि युद्ध की वजह से बदली परिस्थितियों को लेकर सरकार की कोई क्या ठोस तैयारी दिखाई नहीं दे रही। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो महंगाई इतनी बढ़ सकती है कि आम आदमी की पहुंच से ही कहीं जरूरी चीजें बाहर ना हो जाए। अखिलेश के आरोपों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं। सीएम योगी ने कालाबाजारी और घबराहट में ज्यादा खरीदारी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। क्या यूपी का एलपीजी संकट या फिर देश का, इसके लिए सियासी चुनौती ये पेश कर रहा है कहीं ना कहीं। और युद्ध अगर लंबा खिंचा तो क्या इसी तरह की सफाई मिलेगी? यूपी जैसे बड़े राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को आखिर किस तरह से सेफ रख पाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव कयास फैलाने की स्थिति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर परिवार को गैस सिलेंडर मिलेगा। गैस की समुचित व्यवस्था सरकार कर रही है। मुझे लगता है पैनिक फैलाने का काम तमाम लोगों को नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उनकी भी जनता है और वो उन्हें भी वोट करती रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या घबराहट का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। पूर्णतः हर व्यक्ति को निवेदन है कि गैस उसको मिलेगी। गैस की समुचित आपूर्ति उत्तर प्रदेश में है। हर जो भी आदमी जिसके पास गैस सिलेंडर है उसके पास गैस पहुंचेगी घर तक। किसी भी तरह, किसी भी बहकावे में, किसी भी बड़े नेता की बात में आने की आवश्यकता नहीं है। आज देख लीजिए, जिस तरह रसोई गैस के पहले दाम बढ़े और उसके बाद कमोडिटी एक्ट भी लागू किया गया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि लोग कतारों में मर रहे हैं। त्योहारों का सीज़न है, होली, फिर रमज़ान, उसके बाद अब ईद और तमाम इस तरीके के त्यौहार चलते रहेंगे। और अगर इसी तरीके से गैस की किल्लत हुई, आज गैस की किल्लत हो रही है, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि बहुत जल्द जो है वो पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत आने वाली है सामने। तो इनको तो कुछ नहीं है, ये तो फिर कहेंगे मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा, नेतन्याहू के बगल में चले जाएंगे ये। लेकिन देश को गर्त में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके पास कोई प्लान भी नहीं, किसी किस्म की कोई दूरदर्शिता नहीं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आज देश के बाहर तो आग लगी है, देश के अंदर भी आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो कल तक जिस युद्ध को तस्वीरों से लोग टीवी पर या अखबारों में पढ़ रहे थे और जान रहे थे, और युद्ध के घातक परिणाम, दुष्परिणाम जो वो देश झेल रहे थे, उनको अखबारों में पढ़कर महसूस कर रहे थे, लेकिन उसका प्रभाव अब धीरे धीरे लोगों के घरों, उनके दरवाजों, उनकी गलियों में दस्तक देने लगा है। युद्ध के क्या नतीजे होते हैं ये हमें फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भारत फिलहाल इससे थोड़ा दूर है, लेकिन उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन चौबे बीजेपी से हमारे साथ, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से, रवि प्रताप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये जो स्थिति इस वक्त है वैश्विक, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन
जाहिर तौर पर एक सवाल जरूर होगा जब कोई नेता जनता को भरोसा दिलाता है कि कभी भी कोई समस्या है हम आपके साथ खड़े हैं, आपके सामने जो भी जटिल चुनौतियां आएंगी हम पहले उसका सामना करेंगे, जनता से आप ये वादा करते हैं। खास तौर से एक शब्द जिसका लगातार बार बार हर चुनाव में हर मंच से इस्तेमाल किया जाता रहा है चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा डबल इंजन की सरकार। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो वहां पर भी इसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और डबल इंजन का मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकार का साथ। आज ऐसी स्थितियां क्यों नजर आ रही हैं कि युद्ध को 12 दिन भी नहीं हुए और एक अजीब सी घबराहट, तनाव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। एक एलिमेंट कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ एलपीजी की बात हो रही है, बाद में तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद पेट्रोलियम और डीजल की भी स्थिति ऐसी हो सकती है, आशंका जताई जा रही है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है, विपक्ष भी ये पूछ रहा है कि आखिर वो जो वादे, वो जो दावे किए जाते हैं, वो जो विश्वास आपने दिलाया, ये जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर उसका क्या? अभिषेक जी, हमारी सरकार यानी कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से सतर्क है। और यही नहीं कि ये जब युद्ध हुआ है तभी वो सजग हुई और सतर्क हुई है, इसके पहले से ही सतर्क है। आप अगर देखें तो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है केंद्र की, उस सरकार ने एक स्रोतीय आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि विविध स्रोतों पर जिसका विविधीकरण किया गया, और जिसके माध्यम उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे यहाँ उस प्रकार का असर नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ लगभग 2 महीने की अभी भी पेट्रोल, इंजन और ईंधन है। आप देखेंगे अगर अन्य देशों में तो अगल बगल चाहे अमेरिका में हो, वहां रेट बढ़ चुके हैं डीजल पेट्रोल के, पाकिस्तान में देखिए, पड़ोस में देखिए, चारों तरफ। लेकिन हमारे यहाँ 12 दिन युद्ध हो गए, लेकिन अभी भी उसी तरह की स्थिति, किसी प्रकार की उस तरह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हमारी सरकार जो है जनता के लिए, भारतवासियों के लिए, उनके हित में जो भी फैसला होगा या जो उचित है, सरकार वही पर विपक्ष कर रही पूछ रहा है, क्या आपकी सरकार कोई फैसला लेने की स्थिति में भी है? अभिषेक जी, पूरा विश्व जानता है, हमारे भारत के विपक्षियों को छोड़कर पूरा विश्व जानता है कि भारत क्या निर्णय ले सकता है और क्या ले रहा है। अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग देश प्रभावित है, लेकिन हमारा देश उस प्रकार का प्रभावित नहीं है। ये आप याद करिए, यही जो कांग्रेसी आज बोल रहे हैं, ये सपाई बोल रहे हैं, इनके जब यूपीए की सरकार थी तो अमेरिका के दबाव में इन लोगों ने ईरान के खिलाफ वोट दिया था। इन लोगों ने अमेरिका के दबाव में ईरान से 25% से अधिक तेल लेना बंद कर दिया था। इन लोगों ने ईरान के खिलाफ, अमेरिका ने वीटो लगाया तो उसी के पक्ष में इन लोगों ने वीटो लगाया। लेकिन हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार स्वतंत्र निर्णय लेती है, और वो निर्णय लेती है जो देश हित में हो, देश के नागरिकों के लिए हो। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ईरान का, अमेरिका के आगे तब घुटने टेके और ईरान का साथ छोड़ दिया, आपने घुटने टेके और रशिया का साथ छोड़ दिया। सुनिए 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 सुनिए, ये आरोप जो है आप आरोप नहीं है, ये ऑफिशियल फैक्ट है। अभी आपने ये हमारा निर्णय, सुनिए, रुकिए, ये हमारा हित, सुनिए, हमारा हित किसमें है, हमारे देश के लोगों का हित किसमें है, ये तय जो है हमारी सरकार कर रही है। हम विपक्ष क्या चाहता है? क्या भारत भी युद्ध में शामिल हो जाए? क्या भारत भी इधर उधर? जो निर्णय हमारे हित में होगा, भारत के लोगों के हित में होगा, सरकार वही करेगी। इन लोग क्या बात करेंगे जो स्वयं जो है अमेरिका के दबाव में यहाँ की जो है रुपयों का अवमूल्यन कर देते हैं। याद करिए 1969 में अमेरिका के दबाव में जो रुपया हमारा $1 के सापेक्ष में 3.5 रुपया था, यही अमेरिका ने जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर दबाव डाला तो दोनों दुगना यानी कि 7.5 रुपया मूल्य हो गया। कहाँ 3.5 रुपया $1 और कहाँ इन्होंने 7.5 कर लिया।
तो आप सोचिए ये दबाव क्या होता है। ये कांग्रेस, ये विपक्ष सिर्फ अफवाह भ्रम फैलाते हैं। इन लोग को देश इस समय देश की आवाज मिलनी चाहिए। मैं इस समय उतने पीछे सरकार इतिहास के में साथ नहीं इनकी जाना आवाज चाहूंगा, मिलनी हालांकि मेरे चाहिए। पास उसका पूरा जवाब है, लेकिन मैं यूपी पर आते हैं। यूपी पर सीधा सवाल करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, तमाम तरह की घबराहट फैलाने की कोशिश हो रही है, तो जनता तो आपकी सुनती है, आप तो घर घर तक आपकी हर एक बात पहुंचती है, तो आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे उन्हें? क्यों हम देख रहे हैं कि सड़क पर सिलेंडर के लिए मारपीट चल रही है, क्यों वहां पे इतनी लंबी कतारें लग रही हैं? क्यों घबराहट है लोगों में? नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सुनिए, ऐसे लोगों के ऊपर, जो अफवाह फैलाने वालों के ऊपर भी निश्चित रूप से ऐसे लोग का चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई होगी। आप जानते हैं कि अफवाह किस प्रकार का, आपको याद होगा यही यूपीए सरकार में नमक को लेकर अफवाह फैला दिया गया था, फैला था, लोग नमक खरीदने लगे थे। तो हम लोगों को अफवाह से बचना है। ये नहीं कि कौवा कान ले गया, उस पे नहीं, अपना काम देखना है, अफवाहों से बचना है। वो भी समझने अपनी की कोशिश सरकार पर करेंगे कि विश्वास कैसे करना है। अफवाह फैलाने वालों को पकड़ेंगे आप। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्यों अशोक तिवारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक विपक्ष के तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी भी है कि जब आप आंखों के सामने देख रहे हैं कि वाकई में कुछ लोग घबराए हुए हैं, कुछ लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ओवर स्टॉक भी कर रहे होंगे, तो ऐसे में हम एकजुट होकर कम से कम इस वक्त ये करें कि थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा गंभीरता से देखिए इस चीज को और संभल के नाप तोल के बात करें, या फिर वहां पर भी राजनीति खोजी जा रही है? जी सर। अशोक जी। देखिए, राजनीति खोजने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसमें जो चीज नंगी आंखों से जनता देख रही है और भुगत रही है, सर जी मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, हर शब्दों पर गौर कीजिएगा। जो चीज जनता भुगत रही है, जनता पीड़ित हो रही है, जनता अपनी आंखों से, अपने शरीर से, अपने कार्यों से प्रभावित हो रही है और लाइनों में मारपीट हो रही है, तो आंखों से एक ही बात है, इसमें कोई अफवाह की बात तो है नहीं। आज चैनलों पर दिखाया जा रहा है, सारा मीडिया तो ऐसा गलत चीज दिखाएगा नहीं, मीडिया वही दिखाएगा जो होगा, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। आज जिस तरह से मारपीट गोरखपुर में हुई है, तमाम जगहों पर जिस तरह से किल्लत हो रही है, ये जनता से छिपी बात नहीं है। अब भाजपा के प्रवक्ता अगर अफवाह कह रहे हैं तो जनता उनको सुन रही है, जनता उनको जवाब देगी इस बात का। जितना गलत बोलेंगे उतना बुरे फंसते जाएंगे। आज भाजपा के प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं बचा है, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज विश्व की बातें करते हैं और उत्तर प्रदेश की बातें नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज जुम्मा 10 दिन 12 दिन युद्ध के हुआ और उसमें ही हालत हो गई है। अभी युद्ध आगे और खींचेगा नहीं तो क्या हालत होने वाली है। अशोक जी, कमोडिटी एक्ट तो लगाया ही इसलिए गया है ना कि घरेलू उपभोक्ताओं को किल्लत ना हो। अब 2 दिन में तो ऐसा नहीं होगा कि सब घरों के सिलेंडर खाली हो गए। जाहिर तौर पर लोगों में घबराहट है और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उसमें फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह लंबी लाइनें लगी हैं, जिस तरह अफरा तफरी मची हुई है, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि इनके कंट्रोल से बाहर हो गया है और इसको इन्होंने प्रबंधन पहले से नहीं किया है। इसका प्रबंधन पहले से किया होता इन्होंने युद्ध को देखते हुए तो ये स्थिति ना आती। ये देर से जागते हैं और देर जागने में चिड़िया चुग जाती था रखे। सवाल इस बात का है कि पहले से प्रबंधन होना चाहिए था, नहीं हुआ है। आज पब्लिक की चिंता इनको नहीं है, ये अपनी तानाशाही देखते हैं। आज सनातन पर प्रतिबंध लगाते हैं, आज शंकराचार्य पर 26 प्रतिबंध लगा दिए इन्होंने। आज हालात ये है कि इनके खिलाफ अगर कोई लामबंद होता है, जनता अगर लामबंद होती है, जनता पर प्रहार करते हैं। तानाशाही का अतिशय कर दिया है। इस समय जनता को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं आज हालात अशोक जी, ठीक है, आपकी चिंता जायज है, आपकी चिंता जायज है, लेकिन उसे इस स्तर तक ले जाना कि बोल देना कि और बहुत जल्द वो दिन आने वाले कि आप गोबर कंडे और लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, तो समझ कि इसको फियर मॉन्गरिंग में काउंट नहीं करेंगे। क्या आप जो लोगों की घबराहट है उससे खेल नहीं रहे? हो सकता है ये दिन आ गया हो सकता है किसी को मीठी पर खाना बनाना पड़ा हो, जो 4 दिन से गैस नहीं पा रहा है, 3 दिन से गैस नहीं पा रहा है, तो भूखों तो मरेगा नहीं, कुछ तो करेगा, लकड़ी पे खाना बनाएगा, कंडे पे खाना बनाएगा, उनको नहीं मिल जाएगा ना सर। ये सिलेंडर खाली सिलेंडर तो चूल्हा जलेगा नहीं, खाली सिलेंडर खाली पड़े हैं जिसके, कहाँ चूल्हा जलाएगा? आज चूल्हा जलाना पड़ेगा उसको। सच्चाई है कि अभी डीजल और पेट्रोल की भी किल्लत होने वाली है।
जैसा कि दिखाई दे रहा है। अशोक तो जी, जारी रहेगा अगर तो। प्रिकॉशियस स्टेप तो लिया गया ना कि कमर्शियल सिलेंडर्स को रोका गया है फिलहाल के लिए, ताकि घरेलू उपभोक्ता परेशान ना हो। किस तरह से देखती है इसे? कमर्शियल की हालत सर जी। जी, कमर्शियल की हालत ये है, जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में हैं, आज कमर्शियल रेस्टोरेंट में खाने के लिए मजबूर हैं, उनकी क्या हालत हो रही है आज? कमर्शियल का भी कमी होना ठीक नहीं है, कमर्शियल भी होना चाहिए और घरेलू गैस सिलेंडर भी होना चाहिए। जी चलिए समझने की कोशिश करेंगे इसे। किस तरह से देखते हैं रवि प्रताप जी, क्या कमर्शियल को फिलहाल रोककर थोड़ा सा समय खरीदने की कोशिश हो रही है? क्योंकि युद्ध की अनिश्चितता से हम सभी वाकिफ हैं। आपको नहीं पता अगली सुबह क्या हो जाए और क्या आपको अखबार में पढ़ने को मिल जाए। बड़ा आसान है आरोप लगा देना सरकार पर भी कि आपकी पहले से तैयारी नहीं थी, पर क्या इस स्थिति से कोई भी वाकिफ था? खुद आपकी पार्टी भी क्या वाकिफ थी? अभिषेक भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे और सबसे बड़ा पुरस्कार वहां से लेकर के आए, उसके 72 घंटे के अंदर ही अटैक हो गया। तो ये कैसे मित्रता की उनको भनक तक नहीं लगी। पिछले एक साल से चाइना 10 लाख बैरल पर डे स्टोर कर रहा है। मैं ऑथेंटिकेटेड डाटा आपको कह रहा हूं। और गैस को हमारे यहाँ पहुंचने में 27 दिन लगता है। कतर ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है। अगर, क्योंकि वो -30-40 डिग्री पे उसको कंप्रेस किया जाता है, तो उत्पादन में, क्योंकि उसको डालना पड़ता है हार्मोनी स्टेट से, जो शिप पास नहीं होती है तो आएंगी कैसे। अब जान लीजिए कि हम जो गैस और पेट्रोलियम आयात करते हैं उसका 93% टैंकर विदेशी है। हमारा टैंकर भी नहीं है। अमेरिका कहता है कि रसिया में $18 मिलियन हमने निवेश किया है, तेल के कुएं खरीदे हैं, वहां से हम अपना तेल भी ना खरीदें। और ये जो कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि हमारे पास 2 महीने का स्टोर है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के पास केवल 25 दिन स्टोर करने की क्षमता जमीन के अंदर और 25 दिन में पेट्रोलियम को स्टोर करने की क्षमता टैंकरों में केवल 50। समझ गया? तो 2 महीना कहना तो इनका बिल्कुल बेबुनियाद और बेतरक की बात करते हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री 2 दिन पहले तक कहते हैं कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो गैस बुकिंग का जो नंबर है वो सस्पेंडेड है पिछले 4 दिन से, और आपने 25 दिन का टाइम लगा दिया कि 25 दिन के बाद ही आप बुक कर सकते हैं। यानी जो लोग बुक करने की कोशिश कर रहे हैं वो 25 दिन के बाद ही कर रहे हैं। पहली सिलेंडर उनकी 25 दिन पहले बुक हुई थी। सामान्यतया 20 से 30 दिन के अंदर सिलेंडर खत्म हो जाता है 5-6 आदमी के घरों में। अब आप ये बताएं कि जब तो रवि प्रताप जी, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैसले लिए गए उससे और घबराहट पैदा हो गई लोगों में कि स्कैरसिटी हो सकती है। लेकिन मैं इसी सवाल पे आना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा 50 दिन की कैपेसिटी होती है इनके पास स्टोरेज की, तो अगर पहले से भी तैयारी करते तो भी 50 दिन की ही तैयारी कर सकते थे, अगर स्टोरेज ही सॉल्यूशन है। यही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। जैसे चाइना ने 10 लाख बैरल रोज किया 1 साल से, अब वो महंगा बेचेगा, लाभ तो चाइना ले रहा है। और जब हम पहले ऐसे देश हैं विश्व के जो अपनी ऊर्जा जरूरत के 89% इंपोर्ट करते हैं, 89%, इतना कोई इंपोर्ट नहीं करता है। अगर, क्योंकि हमारी सेना, हमारा किसान, हमारा मजदूर सब तेल से ही चलते हैं। आपने कमर्शियल बंद कर दिया। जो लोग बाहर, हमारा दिहाड़ी मजदूर खाने के लिए जाएगा, उसको छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, दोपहर में क्या खाएगा? खाना बांध के तो ले नहीं जाता है। और रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलने वाले लोग, और जब किल्लत बेंगलोर से लेकर के मुंबई तो हो गई 10 ही दिन में, अगर ये युद्ध कल भी रुक जाता है अभिषेक जी, तो सबसे ज्यादा किल्लत हमें होगी 25 मार्च के बाद, क्योंकि 27 दिन का साइकिल लगता है उस पेट्रोलियम और गैस को हमारे पास आने में। अभी तो वो आ रहा है जो हमने 27 दिन पहले बुक किया था, और जो अब बुक करेंगे वो जब निकल ही नहीं रहा है। हमारे 28 टैंकर हार्मोज स्टेट में फंसे हुए हैं, और तमाम कहने के बाद हमारी जरूरत का 60% जो वेस्ट एशिया से हम लाते हैं उसी रास्ते से आता है। तो ये जो कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हमारे पास इसकी संपदा है, कोई नहीं है, क्राइसिस नहीं है, भाई क्राइसिस है, आपने इसेंशियल कमोडिटी कैसे लगाया? आपको तो कहना चाहिए। आपके सवाल पे मैं जवाब लूंगा चंद्रमोहन जी से, लेकिन एक जल्दी से इस पे जरूर जवाब चाहूंगा। आपने ऊर्जा स्वायत्ता की बात करी कि हम डिपेंडेंट हैं 79%, पर क्या इसके लिए आप इसके लिए कैसे मौजूदा सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराएंगे? की बात कर रहा हूं अभिषेक भाई 1 साल पहले हरदीप पुरी जी ने इंटरनेशनल फोरम पे कहा था कि अंडमान निकोबार में हमारे पास गैस का इतना भंडार मिला है कि हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन हो जाएगी, 20 ट्रिलियन। और दिल्ली के लाल किला पे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2047 में वहां से निकालेंगे, जब 150 साल से बर्मा और इंडोनेशिया वहां से निकाल रहा है अंडमान निकोबार से, जो कि वहां गोल्डन हाइड्रोजन भी है।
हम और एक कुआं को खोदने में 400 करोड़ लगता है। अगर हम 40,000 करोड़ खर्च करके 100 कुएं खोदते हैं, इंडोनेशिया वहां से एक्सप्लोर करके ओपेक का सदस्य बन सकता है। 16 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, तो क्या हम कम से कम 40 गुना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? 40,000 करोड़ लगा के 100 कुआं नहीं खोद सकते? क्यों नहीं खोद सकते? ये एक मार्के की बात है, मैं नहीं कहता, आप उठा के देख लीजिए। हरदीप पुरी जी का 1 साल पहले का बयान है, और देश की संसद पे आदरणीय लाल किले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन 2047 में क्यों? जब ऊर्जा की जरूरत को हम पूरी कर लेंगे तो हम किसी के पास गिड़गिड़ाएंगे नहीं। और युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव हम पे पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरतों के लिए हम दूसरों पे निर्भर हैं। चंद्रमोहन जी, ऊर्जा स्वायत्ता के ऊपर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और काफी लंबी चौड़ी बात है। मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ऊर्जा स्वायत्ता को लेकर बात हो रही है कि वादे तो कर दिए जाते हैं पर पूरे नहीं किए जाते हैं। साथ ही साथ जो अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की चलिए बात कर लेते हैं, तो कह तो दिया गया कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी और ये जो चीजें कही जा रही कि किल्लत हो सकती है, नहीं होगी। वो तो आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। रवि प्रताप जी आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं कि आपके पास 25 मार्च के बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपके पास नहीं होगा तेल। क्या कहेंगे इस पर? तब भी यही जवाब होगा आपका कि अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं होगा नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी क्राइसिस होगी ये कह रहा हूँ। अरे रुक जाइए। अभिषेक जी, सरकार, हमने आपसे क्या कहा कि एक स्रोतीय या एक धुरीय आपूर्ति वाला नहीं रहा। आज जो है विविधीकरण हो गया है, कई देश हो गए हैं। अब आपको आप सुन लीजिए, एक उदाहरण सुन लीजिए मात्र आप, कि 2025 तक हम लोग 27 देशों से तेल का आयात करते थे। आज जानते हैं साल भर में ही तैयारी चल रही है। चंद्रमोहन जी, आपको बताना चाहूंगा, संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि हम किन किन देशों से तेल इंपोर्ट करते हैं। आपका मंत्रालय वही जवाब नहीं दे पाया स्पष्ट रूप से कि हर देश का हम स्पष्ट नहीं कर सकते। तो सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। आज 40 देशों से आयात हो रहा है, ठीक है। और यही नहीं, होमरुज जल डमरू मध्य जो है, वहां से जो तेल आ रहा है उसका भी विकल्प निकालने के लिए ही सरकार केप रूट तेल, यानी कि जो अफ्रीका चंद्रमोहन जी, हुए जो ये इतनी लंबी बात पे नहीं जाते हैं। अगर हमारी डिपेंडेंसी 2-3 देशों पे नहीं होती तो ये स्थिति नहीं होती ना। रशिया से हम तेल इंपोर्ट कर रहे थे। अरे सुनिए, उन्होंने रोक लगाई, उसके बाद ये स्थिति बनी। सुनिए जी, अभिषेक जी, कौन कह रहा कि 2-3 देशों पर डिपेंडेंट है? कौन कह रहा? हमने आपसे कहा ना कि 2025 तक 27 देशों से तेल आयात होता था, अब 40 देशों से तेल आयात होने लगा है। और सुनिए, ये बहुत स्रोत कह रहे हैं ना, भंडारण की बात कर रहे हैं। तो आप ऊर्जा स्वायत्ता की नहीं, आप ऊर्जा निर्भरता क्या विविधीकरण की बात कर रहे हैं। 76% केवल 5 देशों से लेते हैं। 76% वी आर इंपोर्टिंग 76% ऑफ क्रूड ऑयल, ओनली 5 कंट्री। अभिषेक जी, बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात थोड़ी है। चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं कि हम पहले 3 लोगों से 23-27 से लेते थे, हम 40 से लेते हैं, तो हम ले ही रहे हैं ना। सवाल तो वही है कि हम खुद कब निर्भर बनेंगे। अरे सुनिए ना भाई, पूरी बात सुनेंगे नहीं, सिर्फ सवाल ही करेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा? आप सुनिए तो। आज ये जो सुन लीजिए जी, 2012 में जब विवाद बढ़ा था तो हमारे यहाँ जानते हैं भंडारण 0% था। 0% भंडारण था, एक दिन का भी भंडारण नहीं था। इनकी ये क्षमता थी, इन्होंने ये क्षमता डेवलप किया था। आज जो है हम इन्हीं का कहना मान लेते हैं कि 50 दिन का सरकार कह रही है कि जो है 2 महीने का, हम चलिए 60 दिन का नहीं 50 दिन इन्हीं का मान लेते हैं। तो 50 दिन का है ना, इनके समय में कुछ भी नहीं था, इनके भंडारण करने की क्षमता खत्म थी। अमेरिका ने कहा कि ईरान से तेल मत खरीदो, इन्होंने 26% बंद कर दिया। जो अमेरिका इनसे कहता था ये वो करते थे। चाहे नेहरू जी की आज जब अमेरिका कह रहा है कि हमने 30 दिन की मोहलत दी है रशिया से तेल खरीदने के लिए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए या हमें सुनाई नहीं दे रहा? अभिषेक जी, आप अमेरिका की बात करेंगे कि अपनी सरकार पे करेंगे की बात कर रहे हैं आप ये बताइए। अरे जब हम अक्टूबर में रसिया से
20 मिलियन बैरल खरीद रहे थे, दिसंबर में 11 मिलियन हो गया, अब कितने पे आ गए बताइए? मार्च में 40% से घट करके हम 9% पे पहुंच गए। और अमेरिका कौन होता है? चलिए सच तो ये है, और ये जनता से भी बात है, अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ये सारी जो बातें हो रही वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगी, किसी के स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जनता से ये अपील है कि पैनिक मत कीजिए, सब्र रखिए। अगर कोई आप जिम्मेदार व्यक्ति आपसे कोई कहने की कोशिश कर रहा है तो उस पर विश्वास जरूर कीजिए और उम्मीद कीजिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि आगे जाके स्थिति जो है और खराब ना हो और चीजें और बेहतर ही हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।